प्रोफेसर चितरंजन जी, क्या आपको खुशी नहीं हुई कि बिहार को इस बजट में काफी कुछ दिया गया? राज्य तो आपका है, विकास तो आपके राज्य को होगा, आपके लोगों का होगा। और हम सर राजनीति चितरंजन जी कर लें, बहुत मुद्दे हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएं, विरोध कर लें, उसके लिए संसद है, विधानसभा है, लेकिन सर नीति आयोग को लेकर और वहां की बैठक को लेकर राजनीति करना क्या चितरंजन जी आपको सही लगता है? सईद साहब, आपने सवाल किया। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विद्वान आदमी हैं, हम लोग उनका कदर करते हैं, बातों को घुमाने की कला में वे माहिर हैं। आपने जो सवाल किया उसका जवाब वो नहीं दिए, और बात को पूर्णतः राजनीतिक नीति आयोग पर चर्चा के लिए आप यह डिबेट रखे हैं, और त्रिवेदी जी ने पूर्णतः राजनीतिक रूप इसको देने का काम किया। जो उन लोगों की एक पहचान रही है, जो उनकी पहचान बन गई, चारित्रिक पहचान बन गई है भाजपा की, भाजपा के साथ अब तक जो भी दल रहे उनका खात्मा हो गया। अब वही जो है सो राजनीति या जो है सो इंडिया गठबंधन के बीच में डालना चाहते हैं और कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि इंडिया गठबंधन का लीडरशिप इतना परिपक्व, इतना समझदार है कि उनको ये सब करने से कोई फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला है। अभी राजीव जी जो कर रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे, आज उनको बताना चाहिए कि आदरणीय नीतीश जी क्यों नहीं, आज तो पटना में कई कार्यक्रमों में वे शामिल हो रहे हैं, क्यों नहीं गए नीति आयोग की बैठक में? दूसरे लोग बाइकआउट किए, नीतीश जी क्यों नहीं गए? इसलिए नीतीश जी नहीं गए कि देखिए इन लोगों की मजबूरी है। अब कौन सी मजबूरी है ये तो यही बताएंगे। शायद सत्ता में रहना है, इसीलिए सारे स्वाभिमान को छोड़ते हुए जिस जंग से बिहार के 13 करोड़ जनता का उपहास उड़ाया गया है, बजट में बार बार अनेकों बार बिहार की चर्चा करके एक मैसेज देने का काम किया गया है पूरे देश में कि बिहार को बहुत कुछ दिया गया, और बिहार को सही में झुंझुनना भी नहीं दिया गया, झुंझुनना भी नहीं दिया गया, झुंझुना का डंटी पकड़ा दिया गया। जिन योजनाओं की घोषणा की गई है उसमें भी आंकड़ा में भी कई तरह के देख रहे हैं कि कहीं 58,000 लाख करोड़ कर रहा है, कोई 60,000 लाख करोड़ अभी कर नहीं रहा राजीव जी है। अब उसमें जो है सो लोग कर रहा है, लेकिन वो जो योजनाओं का जिक्र किया गया है, चाहे वह पिरपैंती पावर प्लांट हो, या 3 जो एक्सप्रेस वे की चर्चा की गई है, या बोध गया कॉरिडोर हो, ये सारी योजनाएं पहले की है, ये सारी योजनाएं पहले की है। लेकिन एक चीज, जब नीति आयोग की आज बैठक हो रही थी तो इसमें मैं राजीव जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, और त्यागी जी का भी बयान मैंने सुना। इसी नीति आयोग की पिछले बैठक में, यह 9वीं बैठक है, 8वीं बैठक में जब वित्त मंत्री के रूप में विजय कुमार चौधरी जी ने आया था, कुछ सवालों को उनके द्वारा रखा गया था। उन्होंने रखा था उस बैठक में कि जो से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इसे कमाई जाए। दूसरा उनका प्रपोजल था कि केंद्रांश की राशि जो पहले 90% मिलती थी, उसको अब जो है सो 50% और 60% पर ले आया गया है। उसकी जो है सो केंद्रांश की राशि बढ़ाई जाए, और चूंकि केंद्रांश की राशि 50% और 60% है, और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या काफी बढ़ती जा रही है, जहां पहले 30-40 केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती थी, वहां अब 100 से भी ऊपर केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। तो राज्य का जो संसाधन है, वह सारे संसाधन इसी में लग जाता है केंद्र प्रायोजित योजनाओं को फुलफिल करने में। कोई सुनवाई उस पर नहीं हुई। तो नीति आयोग जब राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए आप 2047 में विकसित भारत की कल्पना करते हैं, नीति पूरा मैं कर लीजिए सही साहब, तुरंत एक लाइन में, जब नीति आयोग खुद बिहार के बारे में कह रही है कि विकास के पैमाने पर अभी निचले पायदान पर है, और फिर उसके बाद जो है जो सामान्य रूप से अन्य राज्यों को जो आप दे रहे हैं वह भी आप बिहार को नहीं दे रहे हैं, और इस ढंग से एक परसेप्शन बनाने का प्रयास हो रहा है कि बिहार को बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। मान रीपैकेजिंग ही नहीं, रीपैकेजिंग का भी रीपैकेजिंग किया गया इसमें। तो एक माहौल बनाया गया, केवल भाषण में बार बार बिहार की चर्चा करके एक माहौल बनाया गया, लेकिन बिहार के साथ जितना छल किया गया इस बजट में, और जो सो आज उसकी सरकार है बिहार में। लेकिन आप देख लीजिए, आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, जो एक गैर बराबरी
के गड़बड़ावरी के रूप में बिहार को देखा गया, नजरअंदाज किया गया, द्वितीय दर्जे के राज्य के रूप में बिहार को देखा गया है। अब इससे जरा अफसोसजनक और बात क्या कही जा सकती है। और इसीलिए आप देखिए तो सर समाप्त कीजिए ना चितरंजन सर। राजीव जी आ रहे हैं आपके पास। डिप्टी सीएम गए, उनको नहीं उसमें जाने दिया गया। सीएम नहीं गए तो डिप्टी सीएम को नहीं जाने दिया गया। यह हाल है बिहार का। बिहार की बेइज्जती। सर मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन समाप्त कीजिए सर। जी 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 धन्यवाद। थोड़ा लंबा हो गया प्रोफेसर चितरंजन सर, रोकना नहीं चाह रहा था आपको, लेकिन कम शब्दों में हम समाप्त करेंगे तो सबकी बात सुन पाएंगे, क्योंकि नहीं सही साहब, क्योंकि अभी हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी हैं, उसका रिएक्शन ही नहीं हो पाया। जी जी नहीं, फिर से आता हूं सर, अभी समय है अपने पास, दूसरे राउंड में आता हूं आपके पास। कृष्णा हेगड़े जी, कृष्णा हेगड़े जी, क्या आप मानते हैं कि नीति आयोग की जो बैठक होती है वो कोई सामान्य चर्चा नहीं है? हमें लगता है कि ये संस्था देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था नीति निर्माताओं की है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। और ऐसे में सर, अगर एक भी राज्य इसमें कृष्णा जी नहीं शामिल होता है तो उसका असर पड़ता है, और राज्यों की जो भी राजनीति हो केंद्र के साथ, विभिन्न पार्टियों के साथ, आपको लगता है कि वो भूलकर हमें इसमें शामिल होना चाहिए? और क्या एक जो बहुत बड़ा आरोप प्रोफेसर चितरंजन ने यहां पर लगा दिया है कि सहयोगी दल चुप रहते हैं, उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया जाता है जेडीयू की तरफ इशारा करके, क्या आप मानते हैं आप भी सहयोगी दल हैं, आपके भी मुख्यमंत्री हैं? सईद भाई देखिए, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी तो नीति आयोग के जो मीटिंग है वो उन्होंने अटेंड किया है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ 2008 का। ममता बनर्जी कितने डेवलपमेंट ओरिएंटेड है उसमें ये आपको समझ में आ जाएगा। जब टाटा नैनो गई थी वेस्ट बंगाल में 2008 में, उनको वहां से निकाल दिया, खदेड़ दिया और उनको वहां से भगा दिया। और नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने निमंत्रण दी टाटा नैनो को और वहां पर उनको स्थापन किया और वहां पर उनकी इंडस्ट्री चली। तो ये अंतर है नरेंद्र मोदी जी और ममता बनर्जी के बारे में। वो कितना भी विकास के बारे में बात करे, लेकिन सुधांशु भाई ने जैसे कहा है कि वो जब आज आई थी, वो नीति आयोग के अच्छे काम से फोकस करने, डाइवर्ट करने के लिए आई थी। जो उनके विपक्ष में उनके अंतर्गत इश्यूज है उससे फोकस डाइवर्ट करने आई थी, उनके लोगों को नीचे गिराने आई थी। और दूसरा, उनका जो डेवलपमेंट का इश्यूज है, जैसे आपने कहा कि नीति आयोग है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए, खेती के बारे में बात करना चाहिए, जो डिजिटलाइजेशन के बारे में बात करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करना चाहिए, वो तो ममता जी ने कभी बात नहीं किया। जो 5 मिनट उनको अलॉट इनिशियली हुए थे इंट्रोडक्शन के लिए, उसमें भी उन्होंने पॉलिटिकल भाषण दिया। नीति आयोग तो ये जगह नहीं है कि आप 1 घंटा बैठ के पॉलिटिकल भाषण देवे। ये तो आपका पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, ये देश का थिंक टैंक है। तो आपको जब आना है तो आपको प्रिपेयर होके आना है कि आप क्या कहेंगे, आपके जो राज्य है उसके लिए क्या कहेंगे, आप देश हित में क्या कहेंगे, आप विकसित भारत के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। वो सब करने के अलावा ये इंडी गठबंधन के लोग और ममता बनर्जी, आपने उनका जो आज जो बर्ताव है वो देख लिया है। और हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हमारी जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व है, वो सक्षम है। और मुझे पूरे विश्वास है उनके ऊपर कि 2047 में विकसित भारत होगा। 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए कराने चाहते हैं, वो हम करेंगे ही। और ये लोग क्या है कि तीसरा बार हार चुके हैं, 3 बार हार चुके हैं। उन्होंने कहा अभी तृणमूल कांग्रेस के हमारे सम्मानीय प्रवक्ता ने कि अरे भाई इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अरे आप 15 साल से वही कर रहे हैं कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हुई और आप बुरी तरह से हार रहे, हम लगातार जीत रहे हैं। तो उल्टी गिनती तो आपकी शुरू हुई है। और खासकर अभी मुझे लगता है ये जो नैनो के बाद और अभी आपने ये किया है, वो वेस्ट बंगाल में भी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक है कृष्णा जी। मानव जी, खूब राजनीति होती है। आपकी नेता ममता बनर्जी एक फायर ब्रांड नेता कहलाई जाती हैं भारतवर्ष में, लेकिन ये जो एक थिंक टैंक है नीति निर्माताओं का, नीति आयोग, आपको लगता है वहां थोड़ा संयम से काम लिया जा सकता था? डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि 5 मिनट के बाद उन्हें अगला मौका भी दिया जाता। और क्या ये सही मंच मानव जी है कि हमें केंद्र ने हमारा पैसा बाकी है केंद्र पर वो नहीं दिया, या जो देश के लिए नीतियां बन रही हैं उसमें बंगाल को कितना महत्व दिया जा रहा है, या पश्चिम बंगाल अपना देश के विकास में आगे बढ़ने में ये नीतियां चाहता है? ये बात
अपनी योजना, अपना भविष्य का प्लान भी मानव जी रखा जा सकता था। और एक महत्वपूर्ण, मैं लंबा हो गया मेरा प्रश्न भी, लेकिन एक जोड़ देता हूं सर। मानव जी, वो ये कि क्या ममता जी ने नीति आयोग की इस महत्वपूर्ण बैठक का राजनीति के लिए फायदा उठाया? पहले तो आपको मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा। आराम से जी ने बहुत सारे आकलन दिखाए, बहुत सारी चीजें बताई। आसाम में देखिए, इनकी जो पूरी नीति है ना, ये नीति आयोग वाली नीति नहीं है, इनकी सिर्फ नीति एक ही है, हिंदू मुस्लिम को कैसे दर्शाया जाए। इन्होंने आपके प्लेटफॉर्म को चुना कि भाई बांग्लादेश के करीबी फलान वहां पे ये जीते तो वहां कांग्रेस को वोट मिल गया। इनको कांग्रेस की बड़ी चिंता है। बहुत अच्छा एनालिसिस है, इतने इतने बड़े बड़े एनालिसिस रिपोर्ट्स इनके हैं, लेकिन ये अपने आप को नहीं बचाते। 400 का नंबर क्रॉस नहीं करना। अरे ऐसा कैसे एनालिसिस रहा जी कि बंगाल में आप 12 पे आ गए, जबकि उसमें 1-2 सीट में डिस्प्यूट है। अच्छा, आपका एनालिसिस तो उत्तर प्रदेश में होगा। ऐसा एनालिसिस क्या रहा कि आप वहां पे दूसरे या तीसरे नंबर पे आ गए। अच्छा, आपका एनालिसिस तो कर्नाटका में हुआ होगा, जब 26 से आप 14 में आ गए। ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपके लिए एनालिसिस नहीं करूंगा। और जहां तक हमारे कृष्णा हेगड़े साहब है, देखिए साहब, आप महाराष्ट्र में सरकार में हैं, लेकिन किसके नाम का सरकार है? शिवसेना। आप सच्चे में शिवसेना है? आप सच्चे वाले शिवसेना है? आप शिव भक्त कहां से हैं? फूट के आए? नहीं, कृष्णा जी बीच में नहीं। कृष्णा जी, जब आपका समय आ गया सर, प्लीज, मैं निवेदन आपसे, कृष्णा जी कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा है। प्लीज, अरे आप हमको बोल रहे हैं कृष्णा जी प्लीज, नहीं, आपका जब आप लिख लीजिए, आपको समय पूरा दूंगा सर। कृष्णा जी देखिए, बहस में उलझ जाएंगे। मानव जी अपनी बात पूरी कीजिए। और निवेदन आपसे कृष्णा जी कि किसी के बीच में कोई नहीं बोल रहा, आप भी मत बोलिए, सबको बराबर समय मिलेगा। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने धन्यवाद सर। बड़े संयम से, बड़े सम्मान देते हुए इनकी बातें, मैंने अनर्गल बातों को सुना। मैंने सच्चाई इनको दिखाने की कोशिश करी, आईना दिखाने की कोशिश करी। अब इनको चिढ़ हो गई। अरे मुझे पता है आईना दिखाने से चेहरा दिखता है, वो आपको कुरूप लगेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है कि आप लोगों ने देश मराठवाड़ा को, महाराष्ट्रियंस को धोखा दिया है। आप हमको मत सिखाइए, आप ये नैनो टैनो मत करिए। आप देखिए, बंगाल के स्रोत में चल रहा है। ये जो गोली मारी थी इन्होंने पूरे इकोनॉमी में 2016 में नोटबंदी के साथ, कौन सी नीति थी? और जहां तक बात है सईद भाई, आपने बोला कि नीति आयोग को ये प्रस्ताव देना चाहिए, बंगाल की प्रगति के लिए प्रस्ताव देना चाहिए, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि राजनीतिकरण तो ये लोग नीति आयोग की कर रहे हैं। इनके लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो गया है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन से लेके जहां तक इन्होंने नामकरण किया है, बहुत सारा चीज हुआ है। ये राजनीतिकरण नहीं है, निश्चित रूप से बहुत लोगों को नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम बंगाल की व्यथा को बताएंगे नहीं, तो बंगाल को क्या चाहिए, बंगाल की क्या जरूरत है, वो दिखाएंगे कैसे? आज बंगाल को इन लोगों ने वंचित रखा। 1-2 लाख करोड़ हमको नहीं दिए, मनरेगा के पैसे हमको नहीं दिए, आवास योजना के पैसे हमको नहीं दिए, हमारे बंगाल को प्रॉपर फंड्स ये लोग मुहैया नहीं करा रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में ये बातें नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये बातें हम इनको अपनी व्यथा बताएंगे नहीं, और अगर हमारी नेत्री अपनी मां होने का फर्ज नहीं निभाएगी, तो वो कैसी मां है? वो कैसे ममत्व का निर्वाह करेगी? आपको तकलीफ होती है कि ममता बनर्जी ममत्व का निर्वाह क्यों कर रही है? आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, आपको शेख हसीना जी की चिंता होती है, लेकिन 1971 में जब पाकिस्तान के वो मैंने दानव लोग, वो क्रूर लोग, जब वहां की औरतों का रेप कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे, हिंदू पूरे भारत को कब्जा दोनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो एक महिला शेरनी पैदा हुई, इंदिरा गांधी, और उन्होंने काट काट के तोड़ दिया, पूरे विश्व पटल से एक नया देश बनाया। और आपके नेता ने ये इंदिरा नहीं दुर्गा है ऐसी बातें करी। आज ममता बनर्जी ने ममत्व का निर्वाह इसलिए निभाया क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोग उतारू हैं। आपके नेता, हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं जाके रशिया में जाके हाथ मिलाते हैं। बांग्लादेश में जो लोग मर रहे हैं, तो उसको क्या लगता है कि बंगाल बचा रहेगा? अगर आपके पड़ोस में आग लगेगी तो आपको उसकी तपिश नहीं सुनने को मिलेगी। आप अपने आप को बचा पाएंगे? आज हमारे बांग्लादेश बंगाल का बॉर्डर है, बॉर्डर इलाका है, वहां अगर तकलीफ हो रही है तो वो निश्चित रूप से उसकी जो अग्नि की जो आग है वो हमारे बंगाल में भी आ रही है। और बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा है। सुधांशु जी, ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए कि बांग्लादेश सुरक्षित हो, बांग्लादेश में शांतिपूर्ण जगह रहे, क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल और असम और इंडिया के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो परस्पर जमीनी स्तर पर मिलते हैं। वो पाकिस्तान नहीं है, हमको दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को नीतिगत इसके लिए भी नीति बनानी चाहिए।
हम सपोर्ट करेंगे, हमारा हमारा बंगाल, हमारा देश हर उस नीति को सपोर्ट करेगा जो हमारा देश सुरक्षित रहे। आपके पास ना स्ट्रैटेजी है, ना विजन है, ना इंस्पिरेशन है, ना किसी मानव तरीके जी, से वो सोच को शोधित आपको करता यहाँ है पर रोक जो रहा देश हूँ। विदेश दो की बातें बड़ी करते खबरें हैं। आ गई मानव जी, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। दो बड़ी खबरें ये आई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। पहली खबर यह है, बड़ी खबर है, युद्धग्रस्त यूक्रेन है, रूस और यूक्रेन में जबरदस्त युद्ध चल रहा है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पहुंचने के बाद एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। और नीति आयोग की बैठक में उन्होंने फिर से यह कहा कि मुझे वरिष्ठ होने के बाद भी बोलने का अवसर नहीं दिया गया, मुझे समय ज्यादा नहीं दिया गया। कोलकाता पहुंची ममता बनर्जी और वहां पर उन्होंने एक बार फिर से ये आरोप लगा दिया है और ये भी कहा साथ में कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। डॉक्टर त्रिवेदी सर, जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी तो हमें लगा कि आज मुश्किल होगी, पढ़ लिख कर ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि यहां जीडीपी की बात होगी, यहां देश की विभिन्न योजनाओं की बात होगी, देश के हर हिस्से में किस चीज की जरूरत है, किस योजना की जरूरत है, कहां पानी कम है, कहां सूखा है, कहां पावर प्लांट्स लगने हैं। लेकिन शुरू हो गई सर राजनीति। अब एक बार फिर से ममता बनर्जी पहुंची कोलकाता, वहां पर भी उन्होंने कहा कि मुझे वरिष्ठ होने के नाते भी बोलने नहीं दिया गया। आपको लगता है कि ममता बनर्जी को संयम से काम लेना चाहिए था, या नीति आयोग में अगर इस तरह आरोप प्रत्यारोप होंगे सर तो वो अंततः हमारे देश के लिए नुकसान है? देखिए, जो मैंने बात कही, मैं अपनी बात पे कायम हूं। मानव जी को वो बात अच्छी लगे या बुरी, अगर ममता जी वहां नीतिगत दृष्टि से बंगाल का पक्ष रखने गई थी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल के कह सकती थी मेरी ये योजना थी जो मैं केंद्र से लागू करवाना चाहती थी, या इस योजना के लिए ये लाना चाहती थी, ये मेरा मॉडल था। जैसे हम लोगों ने गुजरात मॉडल दिया था, ये मेरा मॉडल था और ये मैं चाहती थी कि इसको अन्य राज्य भी करें। इस पे तो प्रेस नहीं की। वो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक यही बोली, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। यानी बहुत साफ है कि उन्होंने राजनीतिक बयान दिया, नीतिगत बयान नहीं दिया। अब मैं ये भी एक बात कह देना चाहता हूं, कोई पार्टी क्या कर सकती है किसी राज्य के लिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है, पिछले 77 वर्षों में आजादी के बाद। वहां कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल रहे। क्या स्थिति थी सन 47 में कलकत्ता की? ब्रिटिश टाइम में लंदन के बाद सबसे प्रॉस्परस, सबसे बड़ा शहर कोलकाता था। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कोलकाता था। और स्थिति क्या हुई कि आज मुंबई और चेन्नई और दिल्ली से तो छोड़िए, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु सबसे पीछे हो गया। दूसरी तरफ सबसे लंबे समय हमें शासन करने का मौका मिला, कहां पर? गुजरात में। 25-26 साल से हमारी सरकार है। देखिए जीडीपी, जब गुजरात बना था तो लोग कहते थे क्या इसके पास न खेती है, ना इसके पास उपजाऊ जमीन है। सर 30 सेकंड में समाप्त कीजिएगा सर, सिर्फ अगले 3 मिनट हमें बचे। मैं बीच में आपको याद दिला रहा हूं सुधांशु जी, 30 सेकंड और ले लीजिए, क्योंकि 3 मेहमान और हैं, उनसे भी 30-30 सेकंड में देना चाहूंगा उन्हें। सर प्लीज कंप्लीट कीजिए, बोलिए। ठीक है, मैं 2 लाइन में ही समाप्त कर देता हूं। धन्यवाद। ये दोनों की तुलना कर लें तो देश को साफ हो जाता है कि लंबे समय किसी को मौका मिले तो क्या करता है और कौन राजनीति करता। मानव जी को याद दिला देना चाहता हूं, सर रोक रहा हूं आपको। प्रोफेसर चितरंजन सर, 30 सेकंड में आप क्या कहेंगे कि क्या नीति आयोग का 30% से शुरू होती है, तो देश को पता है कि 30% का मतलब क्या है। सर सुधांशु जी, सॉरी सर, बताइए चितरंजन जी। मैं रंजन जी और हेगड़े साहब के पास भी आना चाहता हूँ जी, जल्दी से सर। सईद साहब, ममता बनर्जी को समय नहीं मिला वाकआउट की, यह चर्चा का विषय बन गया। लेकिन यह इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है कि नीतीश जी ने बैकआउट किया? क्योंकि जो बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई उसके विरोध में नीतीश जी ने इस बैठक का बहिष्कार किया। ठीक है सर। रंजन जी, राजीव जी, क्या ऐसा ही हुआ? सर सॉरी, समय नहीं है सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, बुरा लग रहा है मुझे। राजीव जी 30 सेकंड में क्या जो दिखाया जा रहा है वैसा नहीं मिला 30 बिहार सेकंड, लेकिन फेयर नहीं है। आपने सारे इनको मैं मानता हूं सर, मानता हूं गलती मानता हूं, लेकिन वो समय थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो यह है कि पार्टी की ओर से पक्ष स्पष्ट किया जा चुका है। पूर्व में भी नीति आयोग की कुछ बैठकों में नीतीश कुमार जी नहीं रहे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और केंद्र सरकार ने जिन 3 केंद्रीय मंत्रियों को बिहार से
नीति आयोग में जगह दिया, उसमें हमारी पार्टी से ललन सिंह जी भी, ये सब उपस्थित थे। और बिहार की जिन योजनाओं को लेकर, सर रोक रहा हूं राजीव जी, हेगड़े जी 30 सेकंड सर प्लीज, आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए, नहीं तो फिर चर्चा करेंगे आपसे। खाली एक वर्ड बोला नैनो और इनको लग गई मिर्ची, अरे फिर ये लग गए हमारे पार्टी के बीच में। ऐसा मत कीजिए। नहीं देखिए, शब्दों की गरिमा, देखिए पूरा शो इतना बढ़िया रहा, अंत में आपने हंसेगा, सॉरी आपको रोकना पड़ रहा है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मानव जायसवाल जी, प्रोफेसर चितरंजन गगन जी, राजीव रंजन जी, कृष्णा हेगड़े जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद आज तक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। नीति आयोग देश, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय एक पुल का काम करता है, लेकिन बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए, ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? कहीं तो राजनीति छोड़िए, कहीं तो देश के लिए सोचिए और सब एक साथ आइए। नीति आयोग की बैठक